बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदीब फरियाल टालपुर साहिबा, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, कॉर कमांडर कराची, यहाँ बैठे हुए सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से आए हुए दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज जो हुकूमत सिंध का ये इवेंट है टू सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का हक, उसमें हमारे साथ शामिल हुए हैं, उसको मनाने के लिए और याद करने के लिए कि आज से 1 साल पहले जब भारत ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा था तो किस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। मैं want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is an honor for us. 1 साल पहले शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और हमने, जैसे अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना था कि हम जंग नहीं चाहते, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने भारत से कहा कि हमें एविडेंस दें, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है तो हम जिम्मेदार हैं। उनका अपना प्लान कुछ और था, जैसे ये कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान को हम ने आइसोलेट किया हुआ है दुनिया से। उन्होंने ये बहाना करके और कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन मई के पहले हफ्ते में उन्होंने वो मिलिट्री एग्रेशन शुरू की। बॉर्डर के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन, उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए, और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी, लेकिन हमारे लोग, उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा एग्रेशन एक की, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चेयरमैन साहब, आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, स्पोक विद द कॉर्प्स कमांडर एट दैट टाइम
क्या हो रहा है, आपसे मेरी अराउंड 11:30 या 12 बजे के करीब बात हुई थी, और उस वक्त शायद आपको पता था, इसलिए कि आपका एक मैसेज आया था मुझे कि दिस विल एंड सून। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मैसेज, बट वो कहा गया था बिकॉज कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका, और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी, हमारे लोगों की थी, जिन्होंने हर लेवल पे, जैसे अभी कहा गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने वो हरकत नहीं की जो भारत की मीडिया कर रही थी, जो अभी शर्जील ने बताया। शर्जील ये बताना भूल गया कि जब उसने कहा आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैं भारत के चैनल देखता नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे याद है, बिकॉज ज़्यादा डर ये था कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा उड़ाया था कि हमने कराची पोर्ट हिट कर दी है। तो मैंने कमांडर नेवी कराची जो है कामकार, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है, उनकी एक एक मूवमेंट हम नोट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी एग्रेशन हुई वी विल डिस्ट्रॉय देम। और यही हुआ, चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। ये कहानी 22 अप्रैल से नहीं शुरू होती, हमारा भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट 1947 से है, लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करने के लिए, अभी जिक्र हुआ था, शर्जील ने किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी, जब वो उस वक्त पहले उन्होंने हुकूमत संभाली थी दिसंबर 1971 में, उसके पहले महीने में, बल्कि डेट भी याद है, 10 जनवरी 1972, अब वो काफ़ी बातें निकली हुई हैं बाहर, उन्होंने मुल्तान में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साइंटिस्ट को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है, इसलिए कि हमारे पास कोई और हल नहीं है इस जो जंग का शौकीन मुल्क है हमारे बॉर्डर पे, उसको मुंह देने के लिए। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 10 जनवरी 1972 की वो मीटिंग थी जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, जिसकी वजह से हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस पे किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद एटमी ताकत तो बन गए थे, लेकिन उसको डिलीवरी के लिए जो मिसाइल प्रोग्राम था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया। और उसकी रिसेंटली जो हमारे चाइनीज़ जहाज़ों ने, इसलिए कि सबको पता है कि हमारे JF-17 और J-10C, उन्होंने हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने उन्हीं के ज़रिए राफेल गिराए थे। उनकी प्रोक्योरमेंट भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पहले दौर में शुरू हुई थी। तो हमारी लीडरशिप, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को हमेशा सबसे आगे रखा है। और इस वक्त भी आपने भी देखा है, वो सबने एक्सपीरियंस किया था, जब भारत ने किया उस वक्त, बल्कि उससे भी पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के कम उम्र तरीन फॉरेन मिनिस्टर बने, तो लोग कहते थे कि वहाँ एक पता नहीं है बड़ा पढ़ा लिखा भारत का, कहाँ पे बिलावल साहब उसके सामने बात कर सकेंगे। लेकिन आप सबने देखा, कहीं और नहीं, होम ग्राउंड पे जाके डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
उनको डिप्लोमेटिकली शिकस्त दी, और फिर जब मार्का हक का हुआ उस वक्त मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तरफ माइल किया, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ, तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के दिफा के मामले पे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो हमने अभी भी देखा है कि ये कोई सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि गल्फ में एक जंग होगी, इजराइल और अमेरिका हमला करेगा ईरान पे और उसके बाद सीज फायर पाकिस्तान कराएगा। खुद यकीन नहीं होता कि ये हम हैं। और एक जगह पे इस्लामाबाद में टेबल पे लाके ईरान की सीनियर लीडरशिप और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप को बिठाना, ये भी एक मार्के से कम नहीं। तो और ये सारी वजह थी जो मार्का हक में हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे लोगों ने, हमारी कौम ने दुनिया को मनवाया कि पाकिस्तान वो जगह है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर क्या, बल्कि इट विल बी द सेंट्रल प्लेस फॉर एवरी सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज हमें इन सेलिब्रेशंस में ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह ये सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी और 10 तारीख को जो एक्चुअल मार्का हक का डे डिक्लेयर्ड है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से पूरे मुल्क में मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जो दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अपनी हैसियत बनवाई है, अल्लाह ताला के फजल से वो और पाकिस्तान मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस दुनिया में अमन लाने के लिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे जो इसराइल की बर्बरियत गाज़ा में और फ़लस्तीन में हो, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। और इस दुनिया में इसलिए कि जैसे हमने कहा एक हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम इस दुनिया में अमन लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इधर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।